हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 14 जून का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। आपको न्यूज़ के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम अब हम न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पीएनबी हाउसिंग बोर्ड दैट क्लियर्ड मेजॉरिटी स्टेक फॉर कैरलाइल हैज लिंक्स विद कैरलाइल। तो basically raising questions of corporate governance and conflict of interest, a majority of the board members of PNB Housing Finance Limited that decided to issue shares worth rupees 4,000 crore to investors led by US private equity giant the Carlyle groups have links to Carlyle। तो बेसिकली पीएनबी हाउसिंग बोर्ड जिसने क्लियर किया था कि आप ये शेयर्स इशू कर सकते हैं 4,000 करोड़ के, वो देखा गया है कि जो उनका लिंक है उनका कैरलाइल के साथ लिंक था और उन्होंने ही ये अलाउ किया है। तो अब एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू आ जाता है। यहाँ पे सेकंड न्यूज़ है, इंडिया साइंस ज्वाइंट स्टेटमेंट एट G7 फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंटरनेट कर्ब्स थ्रेट टू डेमोक्रेसी। तो इंडिया ने संडे को साइन किया है ज्वाइंट स्टेटमेंट G7 और गेस्ट कंट्रीज के द्वारा जो साइन किया गया था, जिसमें गेस्ट कंट्रीज एक इंडिया भी था, ऑन ओपन सोसाइटीज। तो ये क्या रीअफर्म करता है? ये करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन की सेफगार्ड होना चाहिए डेमोक्रेसी में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि लोग बिना डर के जिए, बिना ऑपरेशन के जिए, वो जो चाहे वो बोल सकें। द स्टेटमेंट ऑल्सो रेफर्स टू पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन्स। तो उसके अलावा एक वहाँ पर भी रेफर किया गया जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं, जो सरकारें जानबूझकर करती हैं। तो ये भी एक थ्रेट टू द फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। द ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट वॉज अडॉप्टेड एट द एंड ऑफ एन आउटरीच सेशन टाइटल बिल्डिंग बैक टुगेदर। तो बेसिकली G7 का जो टाइटल था बिल्डिंग बैक टुगेदर, तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन ऑफ किया गया है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इन्वाइटेड थे एज अ लीड स्पीकर। अब पार्टिसिपेटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये सारी बातें कही हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम इंडिया सिविलाइजेशन इथॉस का एक पार्ट रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कंसर्न जताया जैसे ओपन सोसाइटीज आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू डिस इन्फॉर्मेशन, साइबर टैक्स। ठीक है, ऑनलाइन आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें, पर हम देखते हैं फेक इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन या फिर प्रोपेगेंडा, ये सारी चीज़ें भी बढ़ती हैं इसके द्वारा। तो उस पर भी हमें ऑन गार्ड रहना है कि इन सारी चीज़ों से कैसे डील किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें बोली गई, जैसे कि ही ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द नीड टू एंश्योर दैट साइबर स्पेस रिमेन्स एन एवेन्यू फॉर एडवांसिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसको और ज़्यादा वो अच्छी बने, एडवांस बने, यहाँ नहीं कि उसको दबाने की कोशिश की जाए। प्राइम मिनिस्टर जो बोरिस जॉनसन है, बेसिकली यूके के प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के, तो उन्होंने बोला है इन सारी कंट्रीज को उन्होंने रेफर किया डेमोक्रेसीज 11 के नाम से। ठीक है, जिसमें G7 के कंट्रीज और बाकी 4 कंट्रीज, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। वाइल द स्टेटमेंट इज डायरेक्टेड एट चाइना एंड रशिया। तो ये वाला जो था ओपन सोसाइटीज, जैसे कुछ सोसाइटीज वो बहुत ज्यादा ओपेक है, अथॉरिटेटिव हैं, तो बेसिकली बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट डायरेक्ट किया गया था टू द चाइना एंड द रशिया। लेकिन इंडिया भी स्क्रूटनी में था, जैसे कि इंडिया ने इंटरनेट कर्ब्स लगा दिए थे जम्मू एंड कश्मीर में, इवन एज द गवर्नमेंट इज लॉक्ड इन अ फेस ऑफ ओवर इट्स न्यू IT रूल्स। उसके बाद गवर्नमेंट के जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स है उसमें ट्विटर के साथ गवर्नमेंट का एक वॉर सही चल रहा है कि एक फेस ऑफ हो रहा है ओवर इट्स न्यू IT रूल्स, जिसमें ट्विटर ये बोल रहा है कि उसको पोटेंशियल थ्रेट दिया गया टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जब पुलिस ने ट्विटर ऑफिस पे रेड की। इसके अलावा ज्वाइंट स्टेटमेंट G7 में क्या क्या बोला गया, तो ये बोला गया कि वी आर एट ए क्रिटिकल जंक्चर फेसिंग थ्रेट्स टू फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी फ्रॉम राइजिंग अथॉरिटेरियनिज्म, इलेक्टोरल इंटरफेरेंस, करप्शन, इकोनॉमिक कोर्शन, मैनिपुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिसइन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन हार्म्स एंड साइबर अटैक्स, पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड अब्यूसेस। अब ओपन सोसाइटीज एंड पर्सनल फ्रीडम्स रिक्वायर केयरफुल नर्चरिंग, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बोली गई। तो आपको बस इतना याद रखना कि ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट किससे रिलेटेड था, तो G7 में था, किससे रिलेटेड था, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड था। बस ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ के बारे में बेसिकली आपको पता होगा, म्यांमार से रिफ्यूजीज़ हैं और इनके बारे में कुछ फैक्ट्स कि रखाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ म्यांमार में थे। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे खास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे विमेन ट्रेंड इन आगाम शास्त्र टू बी अलाउड एज प्रीस्ट, तमिलनाडु मिनिस्टर। तो बेसिकली तमिलनाडु मिनिस्टर का ये कहना है कि अगर विमेन ट्रेंड आगाम शास्त्र में, तो उसको भी अलाउ किया जाना चाहिए कि वो भी प्रीस्ट बन सके। जैसे कि बेसिकली देखा गया कि मोस्टली मेल प्रीस्ट ही होते हैं। तो विमेन ट्रेंड इन आगाम शास्त्र द मैनुअल फॉर वर्शिप एंड रिचुअल्स एट टेम्पल्स, तो उनको अपॉइंट किया जा सके टेम्पल प्रीस्ट की तरह। तमिलनाडु मिनिस्टर ने ऐसा बोला है, जो कि इंचार्ज है हिंदू टेम्पल्स के। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि अगर आगाम शास्त्र में वो ट्रेंड है तो ठीक है, दे आर एलिजिबल टू गेट द रोल ऑफ द टेम्पल प्रीस्ट। फिर उनसे बोला गया कि अगर ये सारे आइडियाज आप इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या इसकी सोशल एक्सेप्टेंस हो पाएगी, तो उन्होंने बोला ठीक है, उसके बारे में सारे एस्पेक्ट्स देख लेंगे। जैसे 5 डेज का मेंस्ट्रुएशन होता है तो 5 डे लीव हो सकती है विमेन के लिए, कि ठीक है 5 दिन तक प्रीस्ट का काम नहीं कर सकते, लेकिन बाकी डेज यू आर अलाउड टू डू दैट। इन 2008 द मद्रास हाई कोर्ट हैड इन एन ऑर्डर अलाउड अ विमेन प्रीस्ट टू कंडक्ट पूजाज इन अ टेम्पल आफ्टर अ फादर अ प्रीस्ट। तो बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट ने अलाउ किया था, एक जो विमेन थी उसके फादर की जब डेथ होगी तो उसकी डॉटर को अलाउ किया था कि ठीक है आप प्रीस्ट का काम कर सकते हैं। तो ये कोई पहली बात नहीं है कि पहली बार नहीं कि अनप्रेसिडेंटेड, ऐसे पहले विमेन प्रीस्ट नहीं बनी, तो विमेन प्रीस्ट होती हैं। तो अब बेसिकली अलाउ करने की बात की जा रही है कि आगाम शास्त्र में भी अलाउ कर दिया जाए। तो जस्टिस चंद्र हु passed द ऑर्डर एंड इज नाउ रिटायर्ड said allowing women priests in Tamil Nadu would not be a tough task as there is no ban for the women in non-agam temples। तो non-agam temples में तो वैसे भी अलाउड है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं।
यहाँ पे प्राउड डे फॉर जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में एक रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट हो सकता है कैसे, तो वहाँ पर एक टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस टेम्पल का नाम है श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, जो कि बनाया जा रहा है तिरुमल तिरुपति देवस्थानम द्वारा। तो बेसिकली रिलीजियस टूरिज्म, तो आप टूरिज्म के बारे में कभी लिखते हो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, तो टूरिज्म के टाइप्स में रिलीजियस टूरिज्म को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है, केरला गवर्नमेंट रेड फेस्ड एज ट्री फेलिंग ऑन रेवेन्यू लैंड snowballs into row. The felling of around 1,800 protected trees on revenue land across 5 districts of Kerala is a snowballing into an embarrassing for the LDF government. अब बेसिकली 1800 प्रोटेक्टेड ट्रीज उनको गिराया गया था, जो कि रेवेन्यू लैंड पे था केरला की 5 डिस्ट्रिक्ट में। अब इसमें हम देखते हैं ये इशू क्या है। जो ट्रीज थे मोस्टली वो रोजवुड और टीक ट्रीज थे, और वो लैंड गवर्नमेंट ने असाइन कर दिया था फार्मर्स और ट्राइबल्स के लिए, वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू लैंड थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उन पेड़ों को गिरा दिया गया, तो अब उन पेड़ों को क्यों गिराया गया अब हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द केरला गवर्नमेंट लैंड असाइन रूल्स 1964, उसके अलावा रेवेन्यू लैंड आप प्राइवेट पार्टीज को असाइन कर सकते हो, लेकिन सिर्फ कल्टीवेशन के लिए। वो उसमें ये नहीं कर सकती कि कुछ कटिंग कर दें या फिर उसका सामान, प्रोटेक्टेड ट्रीज का सामान बेचना मार्केट में, नो दे कांट डू दैट, ठीक है। टीक, सैंडलवुड, रोजवुड, ये सारी चीजें बेच नहीं सकते। हाउएवर फार्मर्स हैव बीन डिमांडिंग दैट दे बी अलाउड टू कट द ट्रीज सिंस दे वर ओवरग्रोन। लेकिन फार्मर्स ये डिमांड कर रहे थे कि ट्रीज की लेंथ कुछ ज्यादा ही हो गई, तो हम बहुत ज्यादा ओवरग्रोन हो गए, तो हमें इसे काटने की परमिशन दो। तो फिर गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड में गिवन करते हुए उन्होंने अलाउ कर दिया था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर इशू कर दिया था, ठीक है आप इन पेड़ों को काट सकते हो, लेकिन बस सैंडलवुड को नहीं काट सकते। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया था, गवर्नमेंट ने रूल्स में कुछ अमेंड नहीं किया था, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली ऑर्डर इशू कर दिया, जिससे टिम्बर डीलर्स ने उन प्रोटेक्टेड ट्रीज को गिराया। फिर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने इस इशू को बोला कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू बन गया, उसको रेड फ्लैग किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना ये ऑर्डर वापस भी लेके, लेकिन तब तक बहुत सारे पेड़ गिराए जा चुके थे। तो एक ये मैटर है कि इसमें लूप होल्स है, तो ये एक स्कैम के तरीके से हो गया, तो इसको अभी अनर्थ करने की कोशिश की जा रही थी। गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कॉम्प्रहेंसिव प्रूफ के लिए, तो प्रूफ अनर्थ करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ द प्लंडर ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ, की कितनी फॉरेस्ट वेल्थ को प्लंडर किया गया है, और उन लोगों को एक्सपोज करेगी जिसने प्लंडर ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ होने दी है, ठीक है। द गवर्नमेंट विल कंसिडर द फार्मर्स डिमांड फॉर फेलिंग ऑफ ट्रीज ऑन गवर्नमेंट लैंड असाइन टू देम आफ्टर प्लगिंग द लूप होल्स इन द रूल्स। तो ठीक है, तो रूल्स में जो लूप होल्स है उसको दूर करने की कोशिश करेगी, फिर गवर्नमेंट देखेगी फार्मर्स की क्या डिमांड है, बाकी सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब पर्सन इन न्यूज़ नॉन आईएएस एग्जाम्स के लिए याद रख सकते हैं आप, तो निर्मल मिल्खा सिंह। तो निर्मल मिल्खा सिंह कौन है, तो ये पंजाब की वॉलीबॉल कैप्टन भी थी, उसके बाद इन्होंने इंडियन विमेंस वॉलीबॉल कैप्टन भी थी, ठीक है। और बेसिकली मिल्खा सिंह की वाइफ भी है, पर उससे पहले पंजाब वॉलीबॉल कैप्टन थी, उसके बाद इंडियन विमेंस वॉलीबॉल कैप्टन भी थी। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पे कल्ट होता है पॉलीगैमस कल्ट, जिसको कि चना पॉल या फिर छुआंथर है, ठीक है। तो पॉलीगैमस कल्ट है, तो कभी वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, बट स्टिल मुझे लगा है, तो मैंने बता दिया चना पॉल, ठीक है, छुआंतर। अब पैंडेमिक में 4 फूड रिकॉर्ड्स बने हैं, तो हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। रिकॉर्ड ऑफ टेक का, रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट का, रिकॉर्ड स्टॉक्स का, इसके अलावा रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स का। तो ये कैसे 4 रिकॉर्ड्स बने इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑफटेक क्या है, तो अंटिल 2019-20 जो ऑफटेक था ग्रेन फ्रॉम द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो लगभग 62 मिलियन टन था, ठीक है, वाइल इवन फॉलिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 66 मैट्रिक टन टू ओवर 60 मैट्रिक टन। लेकिन द एनुअल फूड ग्रेन एलोकेशन जो एनएफएसए में होता है, वो जो बहुत ही ज्यादा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड्स जो कि अंत्योदय योजना में आते हैं, उनको 35 किलोग्राम मंथली राशन मिलता है। ऐसे लोग कम से कम 2.37 करोड़ होंगे, और इसमें कम से कम गवर्नमेंट का 55 मैट्रिक टन अनाज का यूज हो जाता है। लास्ट ईयर जब नेशन वाइड लॉकडाउन था, तो इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी एक नई योजना जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें एनएफएसए बेनिफिशियरीज को 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा ग्रेन दिया गया था नवंबर तक, ठीक है। उसमें देखा गया कि 55 मैट्रिक टन में फिर 32 मैट्रिक टन और ऐड हो गया, तो ऑफटेक बढ़ गया। इसके अलावा ऑफटेक ऑफ राइस एंड व्हीट फ्रॉम द सेंट्रल पूल ऑल टाइम हाई चला गया 93 मैट्रिक टन, रफली 50% ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर में था। तो मच ऑफ दिस, तो ऐसा क्यों हुआ ये, तो ऑफटेक तो इस वजह से हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च हो गई थी, जिसके कारण ये देखा गया। उसके अलावा अभी वापस से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का एक्सटेंशन देखा गया क्योंकि सेकंड वेव कोविड की आई है। तो इनिशियली द गवर्नमेंट एलोकेटेड द 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा फ्री ग्रेन पर मंथ टू एनएफएसए बेनिफिशियरीज ओनली फॉर May and June, बट ऑन June 7 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस दिस एक्सटेंशन अप टू दिवाली, दैट इज नवंबर, दैट अगेन इज लाइकली टू बूस्ट ऑफटेक बाई 28 मैट्रिक टन। अब प्रोक्योरमेंट इस बार सबसे ज्यादा हुआ, ठीक है, एफसीआई के द्वारा प्रोक्योरमेंट सबसे ज्यादा हुआ। तो गवर्नमेंट एजेंसीज हैव एज ऑन June 11 प्रोक्योर्ड 42.3 मैट्रिक टन, उसके बाद और ज्यादा बढ़ गया। तो इस बार हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा प्रोक्योरमेंट भी बहुत ज्यादा हुआ है, तो गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा अनाज है। और इस बार एमएसपी भी बढ़ाए गए हैं क्रॉप्स पे, तो सम 38.5% ऑफ दैट अमाउंट हैज गॉन टू पंजाब एंड हरियाणा। तो बेसिकली जो एमएसपी के ज्यादातर अमाउंट है जिसमें गवर्नमेंट ने बाय किया था पैडी और व्हीट,
उसने 38.5% पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को दिया गया है, जो कि बेसिकली प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उन्हें ये डर है कि एमएसपी चला जाएगा, नए फॉर्मूलाज आएंगे तो द गवर्नमेंट गोइंग ऑल आउट टू कन्विंस फार्मर्स दैट इट्स रिफॉर्म लॉस। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने, हो सकता है ऐसा इसलिए भी किया हो कि क्रॉप्स का एमएसपी बढ़ाया गया हो कि फार्मर्स को आश्वासन हो जाए कि एमएसपी कहीं नहीं जा रहा है। तो द गवर्नमेंट गोइंग ऑल आउट टू कन्विंस फार्मर्स दैट इट्स रिफॉर्म लॉस आर एंड एम्ड एट एंडिंग द एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट रिजीम, जैसे कि हम पैडी और वीट परचेजेस में देख सकते हैं। तो ये, अब उसके बाद फूड ग्रेन स्टॉक्स, जो फूड ग्रेन स्टॉक्स हैं एफसीआई के, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। ये ऑल टाइम हाई पे है 109.44 मेट्रिक टन, जो कि जून 1 में थी, और उन्होंने भी लास्ट ईयर को वो कर दिया है, पीछे छोड़ दिया, और लास्ट ईयर से भी आगे चलेंगे। तो जो एफसीआई की इकोनॉमिक कॉस्ट है ग्रेन को हैंडल करने में वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। 39.99 पर किलोग्राम राइस पड़ता है अगर एफसीआई की तरफ से जाएं कि एफसीआई की इकोनॉमिक कॉस्ट की प्रोकर करना, फिर हैंडल करना, फिर ट्रांसपोर्ट करना, फिर स्टेट्स को देना उसको बांटने के लिए, और लगभग वीट 27.40 किलोग्राम का पड़ जाता है। अब एक्सपोर्ट भी इस बार बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट में प्राइस भले ही ज़्यादा था, जैसे कि अगर हम देखें तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग प्राइस ज़्यादा था, लेकिन इंडिया में तब भी इंडिया ने बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट किया। तो हम देखते हैं ऐसा क्यों था। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 75,000 टन वीट और 4,000 टन राइस को एक्सपोर्ट किया गया फ्रॉम द सेंट्रल पूल इन द 2021। और कुछ तो इसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किया गया क्योंकि कोविड-19 था, तो इसलिए हमने कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक्सपोर्ट किया है। जो ग्लोबल प्राइस था यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सीरियल प्राइस इंडेक्स, वो हाई पर था, 95 मंथ हाई इनमें। ग्लोबल प्राइसेस में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इंडियन राइस और वीट की कॉम्पिटेटिवनेस बनी रही। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है जो पीडीएस के लिए राशन आता है उसमें से लीकेज हो गई हो, ठीक है, उसके कारण हमारी कॉम्पिटेटिवनेस बनी रही और हमने इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए हम। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। टिग्रे क्राइसिस, न्यू फेमाइन इन इथोपिया। तो इथोपिया में ये वाला रीजन आपको देख रहा है टिग्रे, तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। उसके कारण अभी हम देख रहे हैं कि टिग्रे में जानबूझ के फेमाइन वाली कंडीशन पैदा की गई है। तो ये कैसे हुआ, हम देखते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट दैट बिगिन बिटवीन इथोपियाज फेडरल गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी इन द टिग्रे रीजन इन द कंट्रीज नॉर्थ लास्ट सितंबर हैज सिंस ब्लोन अप टू अ फुल स्केल क्राइसिस इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो उनके बीच में बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट था जो कि एक फुल ब्लोन क्राइसिस में हो गई। तो टिग्रे में क्राइसिस हुई, उसमें क्या है, तो नवंबर में लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स in Tigray had told Reuters that some 2.2 million people had been displaced by the fighting and many forced to flee to neighboring countries। तो टिग्रे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्लिक्ट के कारण अपना देश छोड़कर जाना पड़ा आसपास के देशों में, और मैनी फोर्स टू फ्ली, उन्हें ऐसे फोर्सफुली वहाँ से जाना पड़ा। रिपोर्ट्स हैव इमर्ज्ड ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, इसके अलावा जो टिग्रे रीजन में लोग रह रहे थे उनके अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस के क्राइम्स किए गए अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन इन द रीजन। यूएन ने बोला इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी क्योंकि कैसे सेक्सुअल वायलेंस को एक वेपन ऑफ वॉर की तरह यूज़ किया जा रहा है। अभी वहाँ पर हम देख रहे हैं कि फेमाइन जानबूझ के लाई जा रही है। कैसे, द टर्म फेमाइन वॉज यूज आफ्टर द रिलीज ऑन द थर्सडे ऑफ एन इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन। तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ पे फूड की बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गई है। अकॉर्डिंग टू द आईपीसी एनालिसिस, फेमाइन कंडीशन टिग्रे में फेज 5 में, फेज 5 का मतलब ये होता है कि कैटास्ट्रॉफिक वार्निंग है कि वहाँ पर फेमाइन बहुत बुरी तरह स्केल पे बहुत फैल सकती है। अकॉर्डिंग टू द आईपीसी एनालिसिस, अप्रॉक्सीमेटली 3,50,000 पीपल आउट ऑफ टिग्रे 6 मिलियन पॉपुलेशन है एक्सपीरियंसिंग फेमाइन। लगभग 3.5 लाख लोगों को वहाँ पे फेमाइन का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स रूटेड इन द ऑनगोइंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से ही है ये। जो एरिट्रियन फोर्सेज है उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद उनको हेल्प की थी एंड हैव बीन एक्वाइज्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी एंड बर्निंग क्रॉप्स। तो बेसिकली जो एरिट्रियन फोर्सेज है उन्होंने क्या किया, जो प्रॉपर्टीज उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और क्रॉप्स को जला दिया ताकि वहाँ पे फेमाइन जैसी स्थिति आ सके। तो इन एन इंटरव्यू टू Reuters, लोकॉक सेड एरिट्रियन फोर्सेज वर ट्राइंग टू डील विद द टिग्रेन पॉपुलेशन बाय स्टार्विंग देम। तो बेसिकली एरिट्रिया फोर्सेज कैसे उनको डील करने की कोशिश कर रही हैं कि उनको भूखा मार के, ब्लॉकिंग सप्लाईज, वहाँ पे सप्लाईज नहीं पहुंचने दे रही हैं। तो फूड को डेफिनेटली यूज़ किया जा रहा है वेपन ऑफ वॉर। तो बेसिकली उन्होंने सेक्सुअल वायलेंस और फूड को वेपन ऑफ वॉर की तरह यूज़ किया है इस क्राइसिस से डील करने के लिए। Reuters कोटेड अ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन एज सेइंग द कंपैरिजंस विद द टेरिबल इथोपियन फेमाइंस ऑफ 19 वर। तो बेसिकली अब इथोपिया का ये कहना है कि ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम वहाँ पर अनाज पहुँचा रहे हैं। तो देयर हैव रिपोर्ट्स ऑफ फूड एड बीइंग स्टोलन बाय सोल्जर्स इंक्लूडिंग एरिट्रियन ट्रूप्स। पर बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि बहुत सारा खाना है ऐसा जो कि एरिट्रियन ट्रूप्स के द्वारा चुरा लिया जा रहा है फॉर द सोल्जर्स, ठीक है, सोल्जर्स के द्वारा। दे वर पॉइंटेड आउट दैट द यूएनएससी रेजोल्यूशन 2417 जो कि बेसिकली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से डील करता है और हंगर से डील करता है, वो 3 साल पहले पास किया गया था, लेकिन उसके बाद भी अभी इस पर कोई पब्लिक सेक्शन हुआ नहीं, तो वो होने वाला था। 2417 किससे रिलेटेड, यूएनएससी रेजोल्यूशन, तो बेसिकली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और हंगर इससे रिलेटेड है। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ट्विकिंग द टैक्स। तो बेसिकली कल मैंने आपको ये न्यूज़ बता दी थी कि जीएसटी काउंसिल ने किस किस को टैक्स को रिड्यूस किया है, और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन पे जैसे टैक्स हटा दिया, जीएसटी वैक्सीन पे नहीं हटाया क्योंकि गवर्नमेंट पे इंपैक्ट पड़ने वाला, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल था अनइक्वल क्लासरूम, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था
जो जेंडर गैप है वो कैसे कम हो रहा है बीकॉम के एनरोलमेंट्स में भी, जो इससे पहले बीएससी और इस सब में हुआ था। तो जैसे साइंस में था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बीकॉम में भी अब ये गैप कम हो रहा है। तो ऑथर को ये डर है कि कहीं कोविड की वजह से ये गैप वापस से जो हमने गेन किया है वो कहीं लूज ना कर दें वापस से। तो ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये आर्टिकल है कि कैसे जो हम इंडिजनाइजेशन की बात करें तो वो क्यों अच्छा नहीं है। तो द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैव इवॉल्व फ्रॉम द ब्रिटिश मिलिट्री एंड सर्टेन लेगेसीज एंड ट्रेडिशंस एमिनेट फ्रॉम देयर। ठीक है, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, तो ब्रिटिश मिलिट्री और सर्टेन लेगेसीज से इवॉल्व हुए हैं। वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन्स एंड स्ट्रैटेजीज जो भी हमने हैविली कहाँ से ड्रॉ की है, तो कॉलोनियल एरा से ही ड्रॉ की है। लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी धीरे धीरे एडवांस हुई, हम जिन जिन कंट्रीज से जुड़े उनसे हमने कुछ उनके एक्सपीरियंसेस लिए, तो इससे हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है। आर ट्रेनिंग अकेडमीज टू हैव रिफॉर्म्ड विद प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन गेटिंग अ लुक ओवर एवरी फ्यू ईयर्स। तो हमने जो इवॉल्व हुए हैं और अपनी टेक्नोलॉजी में हम सारी चीज़ों में, तो हम दूसरों के एक्सपीरियंस के साथ भी हुए हैं। ठीक है, उनके एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मार्च 6 में। तो उन्होंने बोला था, द प्राइम मिनिस्टर एज पर द ऑफिशियल प्रेस रिलीज स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ एनहेंस्ड इंडिजनाइजेशन इन द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम। उन्होंने ये बोला था कि हमें इंडिजनाइज करने की ज़रूरत है, सिर्फ सिस्टम्स में ही नहीं कि हम ये मिसाइल बना ली वो मिसाइल बनी, उसके अलावा अपने डॉक्ट्रीन्स में भी, अपने प्रोसीजर्स में भी, अपने कस्टम्स में भी, जो कि आर्म फोर्सेस में फॉलो होते हैं उसमें भी हमें इंडिजनाइजेशन की ज़रूरत है। तो ऑथर ने इसी को काउंटर किया। ऑथर ने बोला कि ये जो आपने बात बोली कि हमें प्रोसीजर्स, डॉक्ट्रीन्स और कस्टम्स में हमें एक इंडिजनाइजेशन की ज़रूरत है, तो ऑथर ने वहाँ पर ये बोला है, नॉलेज नॉट द प्रिजर्व ऑफ अ पर्सन, अ ग्रुप और अ नेशन। ठीक है, नॉलेज किसी एक इंसान, एक ग्रुप या एक नेशन की प्रिजर्व नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट बाउंड बाई अ पीरियड, अ सिविलाइजेशन एक्सपेंस और अ रिलीजियस और सोशल आइडियोलॉजी। इफ द चाइनीज स्ट्रैटेजिस्ट Sun Tzu or the German thinker Clausewitz said something timeless, then it needs to be imbibed as much as what Kautilya wrote in an Arthashastra। तो इन्होंने अगर कोई चाइनीज स्ट्रैटेजिस्ट या जर्मन थिंकर ने कोई ऐसी बात कही है तो हमें उसको भी इम्बाइव करना चाहिए, जितना कि कौटिल्य ने अगर कोई बात अर्थशास्त्र में लिखी है या फिर थिरुवल्लुवर ने कोई बात कोरल्स में लिखी है, हम उसको जितना इंप्लीमेंट करना चाहते हैं हमें उतनी ही बात चाइनीज स्ट्रैटेजिस्ट और जर्मन थिंकर की भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। इट इज ट्रू दैट इंडिजिनियस टीचिंग्स हैव नॉट गॉट द ड्यू इन द इंडियन मिलिट्री थॉट। तो बेसिकली ऑथर का कहना है जो इंडिजिनियस टीचिंग से हो सकता है कि हमने उसको उतनी तरीके से इंडियन मिलिट्री थॉट में यूज नहीं किया गया, लेकिन उसके लिए हम ये बोलते हैं कि हम फॉरेन थिंकर्स को ऐसे रिजेक्ट कर दे रहे हैं, हम उनको यूज नहीं करेंगे अपने कस्टम्स में, तो दिस इज टोटली रॉन्ग, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो बट इट वुड बी इलॉजिकल इफ डॉक्ट्रिन्स आर रीरिटन टू द एक्सक्लूजन ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम फॉरेन स्ट्रैटेजिस्ट। तो हम ये बोलते हैं कि फॉरेन स्ट्रैटेजिस्ट से कुछ सीखना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ इंडिजनाइजेशन में सिर्फ जो हमारे इंडियन थिंकर्स ने सोचा हम उसको ही यूज करेंगे, तो ऐसे थिंग्स डू नॉट वर्क लाइक दैट। द क्वेश्चन इज ऑल द मोर नेसेसरी सिंस द हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। अब हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे एक न्यू डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बन गया, जिसके अंदर एक सीडीएस की पोस्ट क्रिएट हो गई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ऑथर ने बोला कि हमें अपने फंडामेंटल्स को वापस से देखने की जरूरत है कि हम इंडिजनाइजेशन चाहते हैं अपने थॉट्स में या नहीं, कस्टम्स में चाहते हैं नहीं, या फिर हमें फॉरेन थिंकर्स भी अगर वो यूजफुल है तो हम उन्हें भी यूज करें। इस पेज पर कोई आर्टिकल नहीं, कोविड से रिलेटेड आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन है तो इसमें कुछ नहीं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसराइल में बेसिकली न्यू प्राइम मिनिस्टर आ गए। तो द लॉन्ग एंड डिवाइसिव रेन ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, द डोमिनेंट इजरायली पॉलिटिशियन ऑफ द पास्ट जनरेशन, तो ऑफिशियली उनका टर्म एंड हो गया है। और अब वहाँ पे इसराइल्स पार्लियामेंट द नेसेट, तो इसराइल की पार्लियामेंट को नेसेट बोलते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली बहुत ही टाई ही था, बस कुछ ही एक ही वोट से ज़्यादा हो गया। तो जस्ट अ सिंगल वोट 60 to 59 विद वन एब्सटेंटेशन एक न्यू गवर्नमेंट आ गई। तो नेफ्टली बेनेट जो कि फॉर्मर एड थे नेतन्याहू के, अब वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो पहले वो रहेंगे 2 साल तक, तो उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट रही तो यार लैपिड, उसके बाद वो बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये अब न्यूज़ है इसमें बस। अब G7 लीडर्स एग्री ऑन वैक्सीन, चाइना एंड टैक्सिंग कोऑपरेशन। तो बेसिकली लीडर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली, तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली 4 चीज़ें बोली। उन लोग ने बोला है कि हम डोनेट करेंगे 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेस ओवर द नेक्स्ट ईयर टू पुअरर कंट्रीज। लेकिन यूएन ने बोला ये अभी भी उतना काफ़ी नहीं है, जो कि हमारा प्लेज ये है कि हम सबको वैक्सीनेट कर देंगे, तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल अगर इतनी कम वैक्सीन होंगी। तो लीडर्स एग्रीड टू डोनेट 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेस ओवर द नेक्स्ट ईयर टू पुअरर कंट्रीज, बट द यूएन सेड मोर वाज नीडेड एंड कैंपेनर्स सेड द प्लेज शोड दैट द G7 वाज नॉट येट ऑन टॉप ऑफ टैकलिंग द क्राइसिस। दूसरा क्लाइमेट चेंज, तो G7 मेंबर्स ने बेसिकली बोला है, जो कि बोला गया था कि $100 बिलियन दिए जाएंगे by rich countries to help poorer ones cut emissions and cope with global warming। तो जो G7 कंट्रीज है वो कोशिश करेंगे कि $100 बिलियन जो प्लेज किया गया था वो मिले पूरर कंट्रीज को, ताकि वो भी अपने एमिशंस को कम कर सके, ग्लोबल वार्मिंग से कोप कर सकें। इसके अलावा चाइना को सिग्नल किया गया है कि जहाँ पे जैसे वहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस होता है उइघर्स मुस्लिम्स के साथ जिनजियांग प्रोविंस में, तो उसके लिए बात की गई। इसके अलावा हाई डिग्री ऑटोनॉमी दी जाए हांगकांग के साथ, और एक फुल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि कोविड-19 कैसे ओरिजिनेट हुआ था।
और चौथा क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स। तो G7 बैक द मिनिमम टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15% लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज पे लगना चाहिए, ताकि जो कॉर्पोरेशन वो टैक्स हेवंस मतलब उन कंट्रीज का यूज़ ना करें जो कि बहुत कम परसेंटेज का टैक्स लेती हैं, टैक्सेस अवॉइड करने के लिए। तो 4 इश्यूज पे मेनली G7 की इस बार मीटिंग फोकस थी, वो थी कोविड वैक्सीन, चाइना, क्लाइमेट चेंज, कॉर्पोरेट टैक्स। अब हम ये देखते हैं अब चाइना का इस पर क्या विचार है। ये जो G7 कंट्रीज ने इतनी सारी चीज़ें बोल दी कि ये हांगकांग को ऑटोनॉमी दो और गैस मुस्लिम के साथ ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला स्मॉल ब्लॉक ऑफ नेशंस डज नॉट डिक्टेट ग्लोबल पॉलिसी। ऐसा चाइना का कहना है। द डेज व्हेन ग्लोबल डिसीजंस वर डिक्टेटेड, मतलब वो पहले के दिन थे जब स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज डिसाइड करते थे कि क्या होगा, वो दिन बीत गए, अब ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट बाइडेन हैज मेड चैलेंजिंग चाइना द सेंटर पीस ऑफ ए फॉरेन पॉलिसी। तो बेसिकली प्रेसिडेंट बाइडेन का मेन फोकस यही था कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए, चाइना की जो भी पॉलिसीज उन्हें कैसे काउंटर किया जाए, वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव का हम क्या काउंटर लेके आए। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी, उन्होंने ये भी बोला था जब वो ट्रैवल कर रहे थे विद बाइडेन, तो उन्होंने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट को ये बोला था दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वुड एक्टिवली अपोज ऑनगोइंग जेनोसाइड। जो भी जेनोसाइड और एथनिक क्लींजिंग चल रही है मुस्लिम्स की जिनजियांग प्रोविंस में, यूनाइटेड स्टेट्स उसको अपोज करता है। इन जिनजियांग इन चाइना's फॉर वेस्टर्न टेरिटरी एंड द डिटोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इन हांगकांग। तो बेसिकली हांगकांग के लिए भी, लेकिन यूरोपियन लीडर्स ने इस टर्मिनोलॉजी को अवॉइड किया। तो मैंने आपको कल के न्यूज़पेपर में पढ़ाया था कि जैसे यूरोप है तो उसका एक पैक्ट भी साइन हो रहा है, उसके साथ बेसिकली अभी साइन नहीं हुआ, तो यूरोप उस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यूरोप अभी चाइना को इतनी बुरी तरह कॉल आउट नहीं कर रहा है जैसे कि प्रेसिडेंट बाइडेन कर रहे हैं। थ्रू आउट द G7 मीटिंग, हाउ टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इन्फ्लुएंस हैज बीन अ सेंट्रल थीम। इसके अलावा एम्बेसी ने बोला ये सूडो मल्टीलेटरलिज्म है कि बस दिखावे का मल्टीलेटरलिज्म है, लेकिन है नहीं, क्योंकि सारे कंट्रीज को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अपना एक स्मॉल ग्रुप से पॉलिटिकल ब्लॉक सा बना लिया है। इसके अलावा G7 लीडर्स ने आउटलाइन किया प्लान्स को कि कैसे हम $100 बिलियन फाइनेंस करें एक ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए, जो बीजिंग का है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो उसको काउंटर करने के लिए। अब हम यहाँ चलते हैं पीरियड पॉवर्टी एक्टिविज्म। तो बेसिकली पीरियड पॉवर्टी वाली क्या चीज़ है कि जैसे विमेन होती हैं जब अपने मेंस्ट्रुएशन फेज में होती हैं तो उनको जो पैड्स हैं वो अवेलेबल नहीं होती, सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल नहीं होती, तो उससे कैसे डील किया जाए। तो यहाँ पर है जॉर्ज वॉज पिक्ड फॉर एन MBA मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन एजुकेशन फॉर हर कैंपेन अगेंस्ट पीरियड पॉवर्टी फ्री पीरियड्स विच शी स्टार्टेड द एज ऑफ 17। तो उसके लिए उनको एक मेंबर पिक कर लिया गया MBA का, मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो फॉलोइंग हर एफर्ट्स विच इंक्लूडेड स्टार्टिंग अ पिटीशन एंड मीटिंग विद मिनिस्टर्स, तो उन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि फ्री पीरियड्स इज नाउ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी टैबू क्रिएट है अराउंड मेंस्ट्रुएशन उसके साथ डील करने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा जो गर्ल्स बहुत सारी UK में भी हैं जिनको अपना स्कूल कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो पीरियड प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अनडेवलप्ड ऑयल फील्ड्स गवर्नमेंट प्लान्स मोनेटाइजेशन अमिड लो रिकवरी शिफ्ट्स टू रिन्यूएबल्स। अब यहाँ पर क्या है, लो रिकवरी ऑयल और गैस की डोमेस्टिक फील्ड्स में तो देखी गई कि वो ज़्यादा रिकवर कर नहीं पा रही, लॉसेस में चल रही हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम मोनेटाइज कर देंगे अनडेवलप्ड फील्ड्स और मैच्योर फील्ड्स को जिसका आउटपुट फॉल हो रहा है। तो लास्ट थर्सडे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर उनका भी ये कहना है कि गवर्नमेंट कंपनीज में जो भी रिसोर्सेज यूज नहीं हो पा रहे हम उनको मोनेटाइज कर देंगे अनडेवलप्ड ओपन फील्ड्स को। इंडिया इंपोर्ट्स मोर देन 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स। अब वैसे भी ऑयल और गैस पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है नहीं, मतलब लास्ट थर्सडे पेट्रोलियम मिनिस्टर जैसे उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट कंपनीज कांट होल्ड ऑन टू अनडेवलप्ड रिसोर्सेज इंडेफिनेटली, कि जो अनडेवलप्ड रिसोर्सेज जो हमें कोई रेवेन्यू नहीं दे रहे हम उनको होल्ड ऑन नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा टाइम तक। एंड सजेस्टेड दैट दीज कंपनी शुड सीक टू फाइंड टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, या तो वो पार्टनर्स लेके आए या तो अपने मोनेटाइज कर दें एसेट्स। देयर इज अ सेंटीमेंट, और इसके अलावा एक सेंटीमेंट भी बिल्ड हो गया अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल्स। अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट देखें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा और जो भी शेल के अगेंस्ट जजमेंट है उसके द्वारा आप देखें तो अब इसका ट्रेंड नहीं रह गया, फॉसिल फ्यूल्स आप यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि फिर ग्लोबल वार्मिंग, एमिशंस कट करना, ये सारी इश्यूज आ जाते हैं। तो IEA हैड लास्ट मंथ पब्लिश्ड अ रिपोर्ट जिसमें उन्होंने बोला था कि हमें जो रिकमेंडिंग है हॉल्ट ऑन ऑल न्यू ऑयल एंड गैस इन्वेस्टमेंट, की जो भी नए ऑयल और गैस इन्वेस्टमेंट उस पर हॉल्ट लगा दिया जाए ताकि हम नेट जीरो कार्बन एमिशंस अचीव कर सके 2050 के साथ। सेपरेटली नीदरलैंड कोर्ट हैज रूल्ड दैट ऑयल एंड गैस मेजर शैल मस्ट कट इट्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 45% तक कट कर दे बाई 2030, जो भी उनके 2019 के लेवल्स हैं, ठीक है। तो आउटपुट जो हमारी कंपनीज का वो भी बहुत खास नहीं, ONGC और ऑयल इंडिया को बहुत ज़्यादा गिर गया है पिछले कुछ सालों में, तो हमें ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ रहा है इंपोर्ट से। तो इससे अच्छा तो यही है कि जो उनके रिसोर्सेज हैं उनको मोनेटाइज कर दें, अनडेवलप्ड ओपन फील्ड्स को मोनेटाइज कर दें। आई थिंक आपको न्यूज़पेपर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।